सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। पिछली बार मैंने आपको संज्ञा के विषय में बताया था और आज मैं आपको संज्ञा के प्रकार के विषय में बताऊंगी। और संज्ञा के प्रकार के विषय में बताने से पहले मैं चाहूंगी आप हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा पीछे की तरफ चलिए। यानी पीछे जो आपने पिछली क्लास में जो आपने पाठ पहले पढ़े हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले जब आपने पाठ पढ़े हैं उनके उनमें वाक्य पढ़ा होगा, वाक्य जरूर याद होगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम संज्ञा के प्रकार बता रही थी और फिर ये वाक्य पे आ गई हैं। तो बेटा वाक्य, जब तक आप वाक्य को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे के पाठ की तरफ लेके चल रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लिख के रखती हूँ, तो इस बार भी मैंने लिख के रखा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। वाक्य कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनता है, ये तो सभी जानते हैं कि कई शब्दों को जोड़कर, जब तक हम शब्दों को नहीं जोड़ेंगे वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और आता है हमारा पद। वाक्य के बाद आता है पद। तो पद में क्या होता है कि जब हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द लिए हमने, जैसे मैं खाना खाता हूँ, या इस तरीके से राम खेलने जाता है। इस तरीके से हमने वाक्यों को जोड़ा, यानी शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया। उसी प्रकार से वो एक शब्द जो थे जोड़े हुए वो हमारे पद बन गए। अब पद के प्रकार आते हैं। तो पद के कितने प्रकार होते हैं? तो ये देखिए, पद 5 प्रकार के होते हैं। तो पद जो 5 प्रकार के होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 अव्यय। ये हमारे 5 प्रकार के पद होते हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे। तो जिनमें सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के विषय में बता रही हूँ। तो ये पद बताना बेटा आप लोगों को बहुत जरूरी था, तभी आप जानेंगे कि ये संज्ञा सर्वनाम ये है क्या। तो ये हमारे पद से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पद से, क्योंकि वाक्य बनते हैं। शब्द आए, शब्द से वाक्य बने, और वाक्य जो हमारे बन जाते हैं उन शब्द वाक्य वाले जो शब्द हैं वो हमारे पद बन जाते हैं। और पद के प्रकार हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय आते हैं। तो मैं आपको संज्ञा के विषय में बता रही हूँ, तो वो हमारा पद का सबसे पहला बिंदु है संज्ञा। अब मैं आपको संज्ञा के प्रकार के विषय में बताऊंगी। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक्य और पद समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब जानेंगे हम संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो संज्ञा के प्रकार को 2 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है प्राचीन मान्यता, दूसरा आधुनिक मान्यता। तो संज्ञा के प्रकार परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यता के अनुसार उसके 5 प्रकार हैं और आधुनिक मान्यता के अनुसार उसके 3 प्रकार हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और फिर उनको बाद में मैं एक एक की व्याख्या बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे पांचों प्रकार प्राचीन मान्यता के अनुसार हैं। अब आधुनिक मान्यता के अनुसार पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार बच्चों जो हम पहले पढ़ रहे थे, और आधुनिक मान्यता के अनुसार प्रकार जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो मैं इन पांचों को आपको व्याख्या करके बताऊंगी, एक एक करके पांचों आप जानिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, जर्सी, देसी, पहाड़ी, संकर आदि। ठीक है, गाय कौन कौन सी जाति की होती है?
तो वो हमारी आ गई यहाँ पर जर्सी, देसी, पहाड़ी, संकर आदि। फिर नदी गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सिंधु आदि सभी नदियों के नाम। अब पहाड़ हिमालय, आल्प्स, मकालू, कंचनजंगा आदि सभी पहाड़ों के नाम। जैसे शहर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद आदि इसमें सभी शहरों के नाम आ जाएंगे। सभी राज्यों के भी नाम आ जाएंगे। पुष्प कमल, कमल, गुलाब, चमेली, मोगरा आदि सभी फूलों के नाम आ जाएंगे। तो ये हमारी जाति किस में आ रही है? फूल में। इमारत ताजमहल, कुतुब मीनार, शीश महल, लाल किला आदि की जो भी हमारी इमारतें हैं, जितनी भी इमारतें उन सभी के नाम हमारे इमारत वाली जाति में आ जाएंगे। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नाम, ठीक है, अब नाम इन सभी के नाम है तो ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ओके, अब हमारा दूसरा बिंदु है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और या स्थान का बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सरदार भगत सिंह विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब जैसे तुलसी का पौधा, सभी पौधों में एक विशेष पौधा है। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक विशेष शहर है जिसे हम लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल, ताजमहल एक विशेष इमारत है, इसके जैसी कोई दूसरी इमारत नहीं है। जैसे जर्सी गाय, जर्सी गाय एक विशेष गाय है। जैसे फ्रिज, फ्रिज भी एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें हम सभी तरह के सामान को रख सकते हैं। ये हमारी एक विशेष वस्तु है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे का पॉइंट, तीसरा बिंदु, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से पदार्थों, पदार्थों में खाने पीने की चीजें आ जाएंगी, या व्यक्तियों के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था, व्यवहार, चेष्टा आदि के भाव जाने जाएं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, हरियाली, झूठ, दुख, सुख, बचपन, स्वाद, हंसना, रोना आदि ये सभी क्या है? हमारे भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, दूसरी इनकी रोचक बात क्या है कि इन सभी भाव को आप छू नहीं सकते। बताइए, आप लोग छू सकते हैं सभी भाव को? हंसना, रोना और घृणा, प्रेम, इन सभी को छू सकते हैं? नहीं, नहीं छू सकते। इनको बस अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है। इसका कुछ पता भी नहीं रहता पर कब हंसना आ जाए, कब रोना आ जाए, कब गुस्सा आ जाए, पता रहता है कि नहीं पता रहता? बताओ जरा आप लोग, पता रहता है? नहीं पता रहता, क्योंकि ये स्वतंत्र होती हैं और ये स्थिति के अनुसार हमारे बदलती रहती हैं। तो ये तो थी हमारी भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम अपना चौथा बिंदु, समूहवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा ये हमारा चौथा बिंदु है। जो संज्ञा समूह का बोध कराती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गुच्छा, परिवार, सभा, गिरोह, झुंड, सेना, भीड़, खिलाड़ी, पंचायत, मेला आदि। गुच्छा, जैसे एक अंगूर का गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं। इसी तरीके से परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। सभा, गिरोह, झुंड, सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। भीड़, खिलाड़ी, पंचायत, मेला, मेले में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरीके का जो हमारा समूह होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो आखिरी बिंदु है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए क्या होती है? जो संज्ञा पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है। पदार्थों, धातुओं, ठीक है, यहाँ पे और मैं भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ठोस, तरल, सोना, चांदी, तेल, पानी,
अनाज, सब्जी, लोहा, कांच आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे ये सभी पदार्थ आ जाएंगे, सभी धातु आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये मैंने उदाहरण दिए हुए हैं तो ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इनको हम नामों के द्वारा भी जानते हैं। संज्ञा जैसे कि संज्ञा का है ही कि उसका एक अलग नाम होता है और ये सभी हमारे संज्ञा के प्रकार हैं। अब एक रोचक बात और देखिए, इसी तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। रोचक बात, फल, एक फल है। ठीक है, फल को देखिए, फल द्रव्य है क्योंकि इसको तौला जाता है। फल जातिवाचक भी है क्योंकि इसमें सभी फल आ जाते हैं। फल व्यक्तिवाचक भी है क्योंकि आम को नाम से भी जानते हैं। तो देखा बच्चों, इसी तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे द्रव्य भी है, जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है। ठीक है, तो अब आपको संज्ञा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन मान्यता के अनुसार और आधुनिक मान्यता के अनुसार। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार ये पांचों प्रकार थे और पांचों के परिभाषाएं थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आधुनिक मान्यता के अनुसार तीन प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो हो गए आपकी संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थी संज्ञा के प्रकार के विषय में जानकारी। इसे आप लोग समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।